बेंगलोर के रहने वाले जितेंद्र और पवन को एक ही भयानक एंटिटी ने बहुत बुरी तरह से पजेस किया हुआ था। इतनी भयानक एंटिटी कि कोई बाबा तांत्रिक अगर उनका इलाज करने भी आए और उनके आगे अगर वो भगवान के मंत्रों का जाप करना शुरू करे तो ये एंटिटी भी भगवान के मंत्रों का जाप करना शुरू कर देती थी। इतनी भयानक थी ये। आप सोच रहे होंगे कि इतनी भयानक एंटिटी आखिरकार हो कौन सकती है। आज मैं आपको यही बताऊंगा। ब्रह्म राक्षस। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पंडित जिनको वेदों का, शास्त्रों का बहुत अच्छे से नॉलेज रहा होता है, लेकिन वो इन वेदों का, मंत्रों का जहाँ पे किसी का अच्छा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जगह वो इन चीज़ों का इस्तेमाल किसी का बुरा करने के लिए करते हैं। किसी पराई औरत को हरने के लिए करते हैं, किसी इंसान का फाइनेंशियली नुकसान करने के लिए करते हैं, या फिर किसी इंसान की जान लेने के लिए करते हैं। इसी तरह के पंडित जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, क्योंकि उनको वेदों का, मंत्रों का, इन चीज़ों का बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। इसी के चलते वो बहुत पावरफुल होते हैं। भगवान की चीज़ें भी इनके अगेंस्ट नहीं जाती क्योंकि इनको भी हर चीज़ का नॉलेज होता है, लेकिन वहीं ये बहुत सारे लोगों को हार्म भी कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि कहते इनको राक्षस हैं और ये लोगों को परेशान भी करते हैं। इतनी जल्दी या फिर इतनी आसानी से इनका सॉल्यूशन भी नहीं करवाया जा सकता। इनसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक जरिया होता है और वो होता है किसी तरह से ये खुद ही आपको माफ़ कर दें, ये खुद ही आपका पीछा छोड़ दें। अगर आपको अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आया है कि कितने भयानक हो सकते हैं ब्रह्म राक्षस, तो आज का इंसिडेंट आपको काफ़ी हद तक चीज़ें एक्सप्लेन भी कर देगा और सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसिडेंट है बेंगलोर का, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अभी भी हमारी बहुत सारी मेजॉरिटी में ऑडियंस है जिन्होंने हमारा बेल आइकन प्रेस किया ही नहीं है और उनको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी नहीं जाती हैं। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम या फिर कोई सजेशंस हमें बता सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और हम अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, लोग कुछ नया जानें, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया आशु नाम के इंसान ने। आशु बेंगलोर के रहने वाले हैं। आशु ने बताया ये इंसिडेंट 2000 के आसपास हुआ था। उससे पहले तक जब ये इंसिडेंट होना था वो अपनी माता और पिता के साथ रहते थे। वो बहुत छोटी उम्र के थे जब ये इंसिडेंट होना शुरू हुआ था उनके ही पिता जितेंद्र के साथ। बात है 1980 के दशक की, जिस समय आशु ने बताया कि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी उन्हीं के घर के आसपास, जिसके चलते ज़्यादातर लैंड्स उन्हीं के होते थे। फाइनेंशियली वो बहुत स्टेबल थे और एक तरह से जैसे माना जाता है कि किसी भी गांव की सबसे बड़ी फैमिली जो होती है वही थी आशु की फैमिली उस दौरान। उन्होंने बताया कि इसी दौरान एक औरत भी थी जिसका नाम था संध्या। संध्या उनके गांव में ज़्यादातर लोगों के घर पे काम किया करती थी। मोस्टली जिनके घर पे काम करती थी वो थे आशु की फैमिली, मतलब जितेंद्रा जो कि आशु के पिता हैं, और इसके अलावा जो उनके दादाजी थे, दादी थे, या फिर बाकी की जो फैमिली थी उनका किचन का काम, घर का काम वही संभालती थी। उस दौरान जो ज़मीनें होती थी उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती थी जितनी आज है। इसी के चलते जो आशु के दादाजी थे उन्होंने अपना मेजॉरिटी में लैंड जो था वो काफ़ी हद तक संध्या को ही दिया हुआ था यूज़ करने के लिए। इस सारे के सारे लैंड में, जो कि काफ़ी हद तक बंद था, उसी के अंदर एक छोटा सा घर था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे और इसके अलावा बहुत नेचुरल सा एटमॉस्फेयर था। संध्या इस दौरान इसी एटमॉस्फेयर में रहती थी। शुरू में वो जैसे रेगुलरली हर इंसान के घर आती जाती रहती थी वैसे ही होता रहा था, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो इस नई जगह पे शिफ्ट हुई थी जहाँ पे वो रहती थी, अपना खाना पीना रहना सब देखती थी, वहाँ पे ही उसने पूजा पाठ बहुत करना शुरू कर दिया था। लोगों का मानना था जो भी इस एरिया में जाता था बहुत डिवोशनल सी वाइब आती है अंदर की। पेड़ों से घिरी हुई एक जगह जहाँ पे एक नेचुरल फील तो आता ही था, लेकिन साथ ही बहुत ही पूजा पाठ वाला माहौल रहता था। देखते देखते थोड़े ही समय के बाद से जो संध्या थी उसने झाड़ फूक का काम करना शुरू कर दिया। मतलब जिन लोगों को ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम्स होती थी, भूत प्रेत जिनको लग जाते थे, उनका इलाज किया करती थी संध्या। और इस तरह से नहीं था कि ये किसी भी तरह से दिखावा था कोई, या फिर संध्या किसी तरह का झूठ बोलती थी। ऐसा माना जाता था कि जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं संध्या उनको बिल्कुल ठीक कर देती है। जिनका इलाज कहीं भी नहीं होता संध्या के पास उनका इलाज हो जाता था। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कुछ लोग संध्या के पास बातचीत करने आते थे
अपने बारे में जानने आते थे, किसी और के बारे में बताने आते थे, तो संध्या उन लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताया करती थी जिनके बारे में उनके अलावा किसी को भी पता नहीं होता था। इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने संध्या को मानना शुरू कर दिया था। वहीं पे सब आते थे और संध्या की जो भी पावर्स थी, जिस भी तरह की उसको चीज़ें आती थी, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करती थी। इसी के चलते संध्या की बहुत रिस्पेक्ट थी अपने गांव में। जब भी आती जाती थी तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो संध्या जो हर इंसान के घर पे काम करती थी, अब वो सिर्फ अपनी ही जगह पे रहती थी और किसी भी इंसान को इससे प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट जो लोग संध्या से अपने घर पे काम करवाते थे, वो अब संध्या के पास जाके उसके पाँव छूते थे। इस तरह से चीज़ें चेंज हो गई थी और संध्या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी धीरे धीरे। लोगों को लगता था जिस हिसाब से वो पूजा पाठ करती है, भगवान उसके अंदर वास करते हैं। इसी के चलते उसको इतनी सारी चीज़ें आती हैं और इसी के चलते वो लोगों का इलाज भी कर पाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, संध्या के लिए बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। आशु की जो फैमिली थी, उसके जो दादा थे, उनके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी उसके लिए। इसी के चलते जब संध्या ने काम करना छोड़ भी दिया था, मतलब संध्या किसी के भी घर नहीं जाती थी, उस दौरान भी उन्होंने अपनी ये ज़मीन संध्या को ही दी हुई थी। थोड़ा टाइम बीतता है, इनफैक्ट बहुत साल बीत जाते हैं। देखते देखते जो संध्या थी वो बूढ़ी भी हो जाती है। वक्त रहा होगा 2000 के आसपास का। इसी दौरान बुढ़ापे में संध्या की मौत हो जाती है। अब संध्या की मौत होने के बाद सारा का सारा गाँव उसके अंतिम संस्कार की विधि में इन्वॉल्व होता है। सब कुछ उसी तरह से होता है और अब ये सारा का सारा लैंड जो था वो खाली हो चुका था। ना उस तरह का पूजा पाठ, ना ही संध्या ने किसी को कुछ बताया था कि मेरे जाने के बाद भी इन चीज़ों को कंटिन्यू करना या मेरे जाने के बाद इन चीज़ों को संभालना। इसी के चलते ये जगह खाली हो चुकी थी। आशु ने बताया जो उनके पिता हैं जितेंद्र, उनकी उम्र इस दौरान 35 साल के आसपास थी। उनकी शादी हो चुकी थी और आशु का जन्म भी हो चुका था। हालांकि वो एक नौकरी तो करते थे, लेकिन वो चाहते थे अपने इस लैंड का इस्तेमाल करना, किसी न किसी तरह से उसको यूज़ में लाना और किसी न किसी तरह से वहाँ से पैसा जनरेट करना। जब काफ़ी हद तक उस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो वो प्लान करते हैं उसी ज़मीन पे एक पोल्ट्री फार्म खोलने का। और इसी के चलते वो हर एक पेड़ की कटाई करवा देते हैं। जो घर था, जो दीवारें थी, उस सबको उखाड़ देते हैं। देखते देखते थोड़े ही समय में ये सारा का सारा एरिया प्लेन हो जाता है। कुछ ही महीनों में इनफैक्ट सब कुछ बिखर चुका था इस जगह का। जो संध्या अम्मा थी वो अब इस दुनिया में नहीं थी और लोगों के लिए वो जगह भी अब ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, इसी दौरान कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू होती हैं। आशु ने बताया उनकी फैमिली ने उनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की। जैसे जितेंद्र, जो कि आशु के पिता हैं, उनके साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी। वो इंसान बहुत सॉर्टेड था, बहुत सुलझा हुआ था। इनफैक्ट हर इंसान से बहुत खुश होकर बात करना, अपनी वाइफ को बहुत प्यार से रखना, मतलब कि आशु की माँ को बहुत प्यार से रखना। आशु के साथ भी उनको बहुत प्यार था। लेकिन जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, अचानक से उनका नेचर बदलना शुरू हो गया था। एक चिड़चिड़ा सा बिहेवियर उनका बहुत परेशान कर रहा था सबको। हर इंसान के साथ वो इसी तरह से बात करते थे। जो जितेंद्र सबसे हंस के बात करते थे, वो जितेंद्र अब धीरे धीरे लोग भुलाना शुरू कर चुके थे। लोग बहुत डरते थे जितेंद्र के आसपास भी जाने से, क्योंकि उनको लगता था कि ये पता नहीं क्या बात बोल देगा जो कि इंसानों को बुरी लग जाएगी। और लड़ाई झगड़ा हर इंसान अवॉइड करना चाहता था। वैसे भी जो जितेंद्र थे वो गांव के सबसे अमीर फैमिली के बेटे थे। इसी के चलते वैसे भी लोग उनसे किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा अवॉइड ही करते थे। थोड़ा वक्त और बीतता है, लेकिन जितेंद्र के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि इससे भी चीजें और ज्यादा भयानक होनी शुरू हो जाती हैं। जितेंद्र, जिनको खाने पीने का कोई भी ध्यान नहीं था, जब ये काम चल रहा था तो वो काफी हद तक उसी में उलझे हुए थे। लेकिन अब अचानक से बहुत खाना खाना शुरू कर चुके थे। मतलब एक ही मील में वो 2 से 3 लोगों का खाना खा जाते थे। फिर भी उनको देख के नहीं लगता था कि उनकी हेल्थ किसी भी तरह से बेटर हो रही है या फिर वो वेट गेन कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको देख के ये लगता था कि जितेंद्र के अंदर कोई और चीज़ है जो कि ये सब कुछ खा रही है और उसी चीज़ को ये सब कुछ लग भी रहा है। फैमिली भी धीरे धीरे जितेंद्र को अवॉइड करना शुरू कर चुकी थी। जितेंद्र की वाइफ और बच्चा तो अभी बहुत ही छोटा था, जो कि आशु है। और समय बीतता है, लेकिन अब जब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम इस पोल्ट्री फार्म का लगा हुआ था, वहां पे अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए या कोई भी चीज़ जितेंद्र के अकॉर्डिंग ना हो, तो जितेंद्र मजदूरों को भी बहुत बुरी तरह से डांटते थे। इनफैक्ट कुछ मजदूरों को तो उन्होंने पीट भी दिया था। इसी के चलते धीरे धीरे मजदूर छोड़ के भी जा रहे थे। ये सारा का सारा काम जिस कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने दिया था, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम था पवन। उसी के सुपरविजन के नीचे ये सारा का सारा काम हो रहा था। लेकिन वो भी अक्सर जितेंद्र को कंप्लेंट करता रहता था कि आप इस तरह से डांटोगे तो लोग भाग जाएंगे। तो जितेंद्र इस पे पवन को भी डांट दिया करते थे। मतलब ये सब कुछ इतना अजीब हो गया था कि कोई भी इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है।
पवन भी काम छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो चाह के भी छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने एडवांस में कुछ पैसा लिया था और आगे भी उन्होंने काफी टाइम इसी प्रोजेक्ट को दिया हुआ था, जिसके चलते उन्होंने कोई भी और प्रोजेक्ट नहीं लिया था। और पैसे की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं। पवन भी उन्हीं में से एक थे। देखते देखते लिटरली उन्होंने सबके सब मजदूरों को इतनी बुरी तरह से डांट दिया था, या फिर जो बचे हुए थे वो इतनी बुरी तरह से डर गए थे कि उन्होंने ये काम ही छोड़ दिया था। उनको अपनी जान प्यारी थी पैसे से ज्यादा। इसी के चलते वो इस काम से दूर हो गए थे। मतलब सर्कमस्टांसेस लिटरली इस तरह के बनने शुरू हो गए थे कि जो जितेंद्र है उनका ये पोल्ट्री फार्म का काम बंद हो चुका था। काफी टाइम इसी तरह से निकल रहा था, लेकिन इसके बावजूद घर में कुछ अजीबोगरीब सी हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं। आशु ने बताया कि उनके दादा दादी उनको बताते थे कि जब रात को वो सोते थे इस दौरान, तो उनको एक अजीब सी गुर्राने की आवाज आती थी, जैसे कोई बहुत मोटी आवाज में मर्द गुर्रा रहा है। ये जो आवाज थी ना जितेंद्र को आती थी, ना आशु की माँ को आती थी, और आशु तो खैर बहुत छोटे थे उस समय, उनको भी नहीं आती थी। बाकी सब फैमिली मेंबर्स को ये आवाज़ सुनाई देती थी। जब वो सुनने की कोशिश करते थे उनको समझ ही नहीं आता था ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सब जानते थे कि जितेंद्र की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूर है। इसके अलावा चीज़ें कुछ और भी बद से बदतर होती जा रही थी जब फैमिली वालों ने ये नोटिस करना शुरू किया कि अक्सर रात को जितेंद्र का जो दरवाज़ा होता है वो खुला होता है। जब उनके माँ और पिता देखने की कोशिश करते थे अंदर, तो अक्सर उनको अपनी बहू दिखाई देती थी और आशु वहाँ पे सोए हुए दिखाई देते थे। जितेंद्र अक्सर गायब ही हुआ करते थे। शुरू में तो घर वालों को लगा शायद उसको काम की टेंशन हो गई है, जिस तरह से काम रुक गया है शायद इस वजह से वो परेशान है, इसीलिए आसपास कहीं टहलने चला जाता है, सिगरेट वगैरह पीने चला जाता है। लेकिन देखते देखते जब ये चीज़ें बहुत बढ़नी शुरू हो गई तो उन्होंने अलग अलग क्यास लगाने शुरू कर दिए। इनफैक्ट एक रात तो जितेंद्र के पिताजी उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं बाहर। वो अपने छत पे देखते हैं, वहाँ पे भी जितेंद्र नहीं थे। आसपास देखते हैं, वहाँ पे भी नहीं थे। लेकिन अचानक से उनको एक हल्की सी रोशनी उसी एरिया से दिखाई दे रही थी जो एरिया उन्होंने संध्या अम्मा के नाम किया हुआ था और जहाँ पे अब पोल्ट्री फार्म का काम लगा हुआ था। मतलब वक्त बे वक्त जितेंद्र अक्सर इस जगह पे चले जाते थे। उसके बाद आके थोड़ी ही देर में वो वापस सो भी जाते थे। ये सब कुछ जब हो रहा था उस दौरान जितेंद्र के पिताजी ने उनको कुछ भी नहीं कहा था। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि तू वहाँ क्यों गया है या फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं। वो बस चुपचाप उनको छुपते छुपते देख ही रहे थे। अगली सुबह जब होती है तो वो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली उनको कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने बताया, मैं तो रात भर यहीं सो रहा था। अपने पिताजी अपने माताजी से वो अच्छे से बात ही करते थे, बाकियों को वो ठीक ठाक डांट दिया करते थे। शायद इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन ये सब इसी तरह से चल रहा था। खैर अब ये जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं फैमिली की टेंशन बढ़ा ही रही थी। एक तरफ जहाँ वो देखते थे कि जितेंद्र बहुत खाना खाते हैं, सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन इतना खाना खाने के बावजूद उनकी सेहत बन नहीं रही है, बल्कि वो और भी ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, उनकी हड्डियां लिटरली दिखनी शुरू हो गई थी। ये चीज़ें बहुत भयानक लग रही थी फैमिली को। कोई नहीं जानता था इसका इलाज क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि कोई भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें कहीं ना कहीं इस सब में इन्वॉल्व हैं। लेकिन वो चाह के भी जितेंद्र से बात नहीं कर पाते थे। उनको लगता था किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास अगर इसको लेके जाएंगे तो हो सकता है ये उनके साथ भी कुछ इस तरह का करे, जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक हो सकती हैं। धीरे धीरे वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनकी बात होती है उनके कॉन्ट्रैक्टर पवन से, जब बहुत सारे राज खुलते हैं और कहीं ना कहीं वो समझ गए थे चीज़ें जितनी उनको लग रही हैं उतनी नॉर्मल नहीं है, बल्कि उससे कई ज़्यादा भयानक है। आशु ने बताया कि जब उनके दादाजी की बात ये कॉन्ट्रैक्टर पवन से हुई थी तो उसने उनको कुछ चीज़ें बताई कि जब से उसने ये काम लगवाया था तब से उसके साथ कुछ चीज़ें होनी शुरू हुई थी, और ये जो चीज़ें थी ये बहुत भयानक थी। उन्होंने बताया कि पवन बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर चुके थे। लिटरली उनका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था अपने सराउंडिंग के लोगों के साथ, और साथ ही ये जो घुराने की आवाज़ आती है ये उनकी फैमिली को भी अक्सर आ रही थी उनके घर के अंदर से। मतलब कहीं ना कहीं सिम्टम्स पवन के साथ, जितेंद्र के साथ बिल्कुल सेम थे। मतलब जो एंटिटी थी, जो भी चीज़ थी जिसने इन दोनों को पजेस किया था, वो सेम ही चीज़ थी। इसी के चलते दोनों के साथ सेम भयानक चीज़ें हो रही थी। फैमिली श्योर हो चुकी थी, पवन की फैमिली भी श्योर हो चुकी थी और जितेंद्र की फैमिली भी श्योर हो चुकी थी। इसी के चलते वो हेल्प सीख करना शुरू करते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं कि कोई इनका इलाज कर सके। अलग अलग जगहों पे जाने के बावजूद, इन बाबाओं को, तांत्रिकों को दिखाने के बावजूद जो मंत्र पढ़ते थे, किसी तरह की चीज़ें करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें
ये इंटेंशनली उनके साथ किया करते थे, यानी कि पवन और जितेंद्र। मतलब कोई मंत्र पढ़ना तो वो भी शुरू कर देते थे, कोई विधि करनी तो वो भी शुरू कर देते थे। मतलब किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करते थे, लेकिन किसी भी चीज़ का असर भी इन पे नहीं पड़ता था। लिटरली ये जो बाबा थे, ये जो तांत्रिक थे, ये उनसे डरना शुरू हो जाते थे, इतने ज़्यादा पावरफुल थे ये। कुछ उनको दिखता होगा शायद, वो जानते होंगे इनके अंदर क्या हो सकता है, इसी वजह से वो डर के गिव अप कर देते थे। कुछ भाग जाते थे और कुछ डरते हुए अपने मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पाते थे। यहाँ पे चीजें बहुत बढ़ चुकी थी। एक तरफ उनका इलाज नहीं हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ वो और भी ज्यादा अग्रेसिव और भी ज्यादा वीक होते जा रहे थे। इसी के चलते फैमिली प्लान करती है उनको दूर कहीं लेके जाने का, किसी अच्छी जगह लेके जाने का, जहाँ पे सब कुछ ठीक हो सके, कहीं ना कहीं उनका इलाज हो सके। इसी के चलते वो प्लान करते हैं हरिद्वार जाने का। उन्होंने सुना था वहाँ पे बहुत बाबा होते हैं, तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं और कोई ना कोई उनकी हेल्प जरूर कर सकता है। इसी के चलते वो वहाँ पे पहुँचते हैं। एक आश्रम में जाते हैं जहाँ के जितेंद्र के पिता की अच्छी बातचीत थी। जैसा मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। इसी के चलते वहाँ पे कुछ बाबा थे जिनको वो अक्सर अपने घर पे बुलाते रहते थे किसी ना किसी तरह की कथा करने के लिए। और इसी तरह के एक बाबा थे, उन्हीं के आश्रम पे वो पहुंचते हैं। अब यहाँ पहुंचते ही उनकी बातचीत होती है। वो सारे के सारे सर्कमस्टांसेस उनको बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं। बाबा तांत्रिक उन्होंने बहुत बुलाए, लेकिन वो सब भाग जाते हैं डर के। ये सारी चीज़ें करते हैं, मंत्र पढ़ो तो मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करो तो पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि इनके अंदर कुछ भयानक ज़रूर है जो उनको अंदर ही अंदर से खा रहा है। और अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हो सकता है इनकी जान भी चली जाए। सामने जो बाबा थे वो समझ आते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है। वो उनको कहते हैं कि आप लोग यहीं वेट करो, मैं एक अघोरी को लेके आता हूँ, वो आपकी हेल्प कर सकता है इस सब में। ये बाबा जाते हैं और थोड़ी ही देर में एक अघोरी को लेके आते हैं, जो कि पहले अपने सामने इन दोनों को बैठाते हैं। इन दोनों की आंखों में देखते हैं और एक आंखों में अलग सी चमक उनको दिख रही थी। ऐसा लग रहा था वो अघोरी भी इनसे झुक रहे हैं, मतलब कोई इनसे भी बड़ी पावर है जिसने उनको पजेस किया हुआ है। इसी के चलते वो सब फैमिली मेंबर्स को बाहर बैठाते हैं, इन दोनों को अंदर लेके जाते हैं। बातें नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन इनके हाव भाव क्लियरली दिख रहे थे। आशु ने बताया कि उनकी माँ ने उन्हें एक्सप्लेन किया इसके बाद, मतलब जब आशु बड़े हुए, कि जब वो वहाँ पे आश्रम के अंदर थे तो वो अघोरी भी इनके आगे नतमस्तक हो रहे थे। वो अघोरी भी इनको माथा टेक रहे थे। वो अघोरी भी इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे और कुछ बातें जानना चाह रहे थे। ये सारा डिस्कशन अंदर बहुत देर तक चलता रहता है, जिसके बाद पता चलता है कि फाइनली शायद कुछ सॉल्यूशन है जो इनके सामने आया है, शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी। थोड़ी ही देर में जो अघोरी थे ये बाहर आते हैं इन दोनों के साथ। ये दोनों काफी हद तक रिलैक्स्ड लग रहे थे, रिलीव्ड लग रहे थे। ये अघोरी इनसे कुछ बातें शेयर करना शुरू करते हैं। वो उनको बताते हैं कि जो तुम्हारा एरिया था जहाँ पे संध्या अम्मा रहती थी, उसने अक्सर ब्रह्म राक्षस की पूजा करनी शुरू कर दी थी इसी बगीचे के एक पेड़ के नीचे, और इसी के चलते इस पेड़ पे ही उनका वास उसने करवाया था। इसी पेड़ के नीचे वो उनको मानती भी थी, और धीरे धीरे जो उसके अंदर पावर्स आनी शुरू हुई थी वो इन्होंने ही दी थी। मतलब किसी का अच्छा करने के लिए, किसी का भला करने के लिए इन्हीं के थ्रू वो हर चीज़ का सोल्यूशन किया करती थी। इन्हीं के थ्रू उसने बहुत सारे लोगों को ठीक किया था, जिसके चलते लोगों ने उसको मानना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो उसके बाद वो पेड़ भी वहीं पे था, वो जगह भी वहीं पे थी और उनका बास भी वहीं पे था। वो रह भी रहे थे वहाँ पे। लेकिन जब इस जगह की कटाई हुई तो उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ना तो उनको कोई अलग स्थान दिया गया और ना ही उनसे पूजा की गई, रिक्वेस्ट की गई कि हम इस जगह को उखाड़ रहे हैं, इस पेड़ को काट रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ भी होता तो वो खुशी खुशी से वहाँ से चले जाते, सब कुछ नॉर्मली होता। लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ भी नहीं किया। संध्या जो अब इस दुनिया से चली गई थी, उनको इतना मौका भी नहीं मिला था कि वो किसी से शेयर कर सके, किसी को बता सके कि आखिरकार सारा का सारा मैटर है क्या और किस तरह से उनकी इस लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करना है। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था और उस जगह पे अब उस जगह को संभालने वाला भी कोई भी नहीं था। जब कटाई हुई थी, ब्रह्म राक्षस एंग्री हो गए थे, नाराज हो गए थे, और नाराज कॉन्ट्रैक्टर पे, मालिक पे, दोनों पे हुए थे, जिसकी वजह से दोनों को ही ये चीज़ें सहन करनी पड़ रही थी। अब इसका सोल्यूशन हो गया था। इलाज ये निकला था कि वापस जाके उसी लैंड के एक कोने पे वो एक पेड़ लगाएंगे और उसके नीचे ब्रह्म राक्षस की पूजा करना शुरू करेंगे। आशु ने बताया कि इस इंसिडेंट को लगभग 22 से 23 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो इस पेड़ की पूजा करते हैं उसी तरह से। उनके बुजुर्गों ने उनको ये बताया कि इस पेड़ की हमेशा ही पूजा करनी है, और आशु ने बताया कि उन्होंने ही भी यही प्लान किया है कि आगे आने वाली जनरेशन को वो यही बताएंगे कि ये पेड़ यहीं पे रहेगा, इस पेड़ की पूजा हमेशा होती रहेगी, चाहे पूजा हो ना हो, लेकिन इस पेड़ को काटना नहीं है और कुछ भी इस पेड़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में शायद हमारे बुजुर्ग भी नहीं जानते, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, लोगों से सुनेंगे, तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे पता लगनी शुरू होंगी कि ब्रह्म राक्षस एक
चीज़ होती है जो एग्जिस्ट करती है सच में। एक पंडित होते हैं जिनकी आत्मा एग्जिस्ट करती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जीते जी उन्होंने बहुत अच्छे कर्म नहीं किए होते, लेकिन जाने के बाद, इस तरह से ब्रह्म राक्षस बनने के बाद, वो फिर भी कुछ लोगों की भलाई कर सकते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी संवार सकते हैं। और ऐसा ही ये इंसिडेंट था जो कि है बेंगलोर का। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। एंटरटेनमेंट के साथ जब कुछ सीखने को मिले तो उससे बेटर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही वीडियोस पे आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और साथ ही अपने सजेशंस भी लिख सकते हैं। जो भी आपके सजेशंस रहते हैं हम कोशिश करते हैं उन पे वर्क करने की, अगर वो जायज़ हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं नहीं चाहता लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, लोगों को बताऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट हमें सिर्फ DM कर सकते हैं। अपने नाम के साथ आप वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी भेज सकते हैं। सो आई रियली होप आप अपना ध्यान रखोगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।